शावेज कुछ देर होंठ और हाथ भींचे खड़ा रहा और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना सेल फोन उठाते तेजी से एक नंबर डायल किया था। साथ ही वो अपने लैपटॉप पर सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो ऑन कर गया। यहाँ पर वो अब हेजल को बाहर निकलते आसानी से देख सकता था। नासिर, बाहर एक लड़की आ रही है जो न्यू आई है ऑफिस में। मुझे कल तक इसका सारा बायोडेटा चाहिए, और कल का मतलब कल, समझे? शावेज ने गुस्से भरे लहजे में कहते कॉल बंद कर दी थी। फिर वो कुछ देर सोचते अपने ऑफिस रूम से निकलते ऊपर के पोर्शन की तरफ बढ़ा था। ऑफ का वक्त हो चुका था, लेकिन इब्राहिम भी ऑफिस में ही था। इब्राहिम जो जाने की तैयारियों में था, शावेज को ऑफिस में दाखिल होता देखकर वो वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं था। शावेज उसकी नाराजगी समझ रहा था कि वो आज ज्यादा ही इब्राहिम से रूड हो चुका था, इसीलिए वो उसे मनाने आया था। गुस्सा थूक दे, मान जा यार, तुझे तो पता है मेरे गुस्से का। शावेज ने उसके साथ वाली चेयर संभालते लठ मार अंदाज में बोला था। जिस पर इब्राहिम ने उसे घूरा तो वो आगे से थोड़ी मिस्कीन शक्ल बना गया, तो इब्राहिम मुस्कुरा दिया था। क्या मसला है तेरे साथ? क्यों आज इतना भिपरा सांड बना हुआ था? यकीनन आज बाकी वर्कर्स की भी खैर नहीं होनी थी। इब्राहिम ने अबरू उचकाते हुए पूछा था और खुद भी चेयर संभाल गया था। पहले एक कप कॉफी मंगवा दे, सर में बहुत दर्द है, फिर बताता हूँ। शावेज ने कसलमंदी से आंखें बंद करते हुए कहा। वो कल सारी रात ठीक से सो नहीं पाया था। तुमने स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी है? इब्राहिम छठ में उससे आती स्मेल से जान गया था। हाँ, जरूरत पड़ गई थी। किसी को मेरा मुंह लगाना पसंद नहीं आया, तो उसे ही मुंह लगाना पड़ा। शावेज ने बेबाकी से कहा। तो कुछ देर इब्राहिम उसकी बात को समझने में लग गई थी। शट अप, मिस हेजल की बात कर रहे हो तुम? इब्राहिम को उस पर गुस्सा आया। हाँ, आजकल एक वही रगोजाग की दुश्मन बनी हुई है। वो मुझे समझ नहीं पा रही, मेरा करीब आना उसे पसंद नहीं। शावेज बगैर मुरा मुंह बनाए आंखें बंद किए बोला था। तुम्हारा दिमाग खराब है शाह। वो ऐसी वैसी लड़की मालूम नहीं होती। वो हमारे सर्कल की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम खुद को और उसे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो सीधे से इजहार करो उससे, और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। इब्राहिम ने एक अच्छे दोस्त होने के नाते अच्छी सलाह दी थी। कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं है, बस वो बहुत सबसे थोड़ी अलग है तो तवज्जो खींच लेती है, और मैं उसे पाने को, छूने को बेकरार होने लगता हूँ। बस एक दिन वो भी सबकी तरह मेरे पीछे पीछे होगी। अभी उसके दिन है, वो जश्न मनाए कि मैं उसके बस में हूँ, और जब वो मेरी स्टेज पर आएगी तब मेरी बारी होगी उसे तड़पाने की। शावेज ने तनफ्फर से कहा था। मोहब्बत नाम पर वो एक खौफजदा बच्चा बन जाया करता था। इसीलिए वो मोहब्बत को छुटला रहा था और अपने जज्बात को नित नए नाम देते खुद को मुतमईन कर रहा था। बस एक बार वो मेरी तरफ राग़िब हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी अना को सुकून मिल जाएगा, तो मैं भी चैन से अपनी पुरानी रविश में आ जाऊंगा। शावेज की बातों पर इब्राहिम को बहुत अब गुस्सा आने लगा। जो हेजल के पीछे पागल होता सच में पागलों वाली बातें ही करने लगा था। छोटा बच्चा था क्या वो, जो खुद को समझ नहीं पा रहा था? शाह, इब्राहिम ने गुस्से भरे लहजे में उसे कहना चाहा था कुछ, जब आगे से शावेज ने उसे टोक दिया। अच्छा यार, गुस्सा नहीं करो। जैसे ही मुझे अपनी मोहब्बत का रियलाइज होता है बकौल तुम्हारे, तो फिर अगर उसकी मर्जी ना हुई भी तो उसे मेरा बनना ही पड़ेगा। अब खुश? प्लीज अब कॉफी आने दो, सर दर्द बढ़ा रहे हो मेरा। पता नहीं आज दिल पर बहुत बोझ सा आ पड़ा है। शावेज ने इब्राहिम का गुस्सा कम करने के लिए कहा, और आखिरी बात वो कुछ धीमे लहजे से बोलता अपने दिल के मुकाम पर हल्के हल्के से हाथ की मुट्ठी मारने लगा था। और ये तब से था जब आज उसने हेजल के साथ रूड रवैया अपनाया था। बार बार निगाहों में उसका थका थका सा चेहरा, उसकी शहद रंग आंखों में आंसुओं का मंजर आए जा रहा था। तुमने आज मिस हेजल पर भी अपना गुस्सा निकाला? इब्राहिम को शक सा हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा। और ये दिल का दर्द भी यकीनन तब से जागा है। इब्राहिम ने तुक्का लगाया था। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला ये? अब की बार शावेज ने अपनी आंखें खोलते हैरानगी से पूछा था। ये सब मोहब्बत की अलामात हैं। फिर तुम कहते हो तुम्हें मिस हेजल से मोहब्बत नहीं? अपने दिमाग को लगाम दो और बस दिल की सुनो। देखना एकदम सुकून में आ जाओगे, और इस बेचारी बच्ची को भी सुकून से रहने दो। इब्राहिम ने उसे तंजिया बातें सुनाई थी। तुम्हें बड़ा पता है मोहब्बत क्या है। हम्म? क्या तुम मोहब्बत के डॉक्टर हो? बताओ ना। और वैसे भी अगर दिल में मैं उसकी सुनने लगा तो तुम्हारी इस बेचारी की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दूंगा मैं। फिर कि उसे मेरे सीने के सिवा कोई जायपना नहीं मिलेगी। शावेज ने बेबाकी से जवाब देते इब्राहिम को आंख विंग की,
तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। शट अप! इब्राहिम गुर्राया तो शावेज जोर से कहका लगा के हंस दिया था, और उसे हंसते पाकर इब्राहिम भी मुस्कुरा दिया था, और साथ ही दिल से शावेज के हमेशा ऐसे ही मुस्कुराने की दुआ की थी। शावेज अब काफी हद तक अपनी इश्तियाल अंगेज कैफियत से निकल आया था। इब्राहिम से बात करना उसे फायदा दे गया था। तुम्हें साहब जी ने महारानी बनाने के लिए नौकरी पर रखा है क्या? जब खाना बनाना था तो गायब हो गई, और जब खाना पक गया, सारा काम हो गया, तो पेट भरने के लिए भागी आई हो तुम। ए बीबी, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये सारे बर्तन तुमने ही धोने हैं, समझी? या फिर कान बंद किए बैठी हो? बानो किचन और डाइनिंग टेबल तक चक्कर लगाती किचन समेटने के साथ अपनी जुबान भी इसी तरफ्तार से चला रही थी। जिस पर वो अपनी जुबान के जौहर दिखा रही थी, वो हस्ती किचन के कोने में बैठी जमीन पर खाना खाने में मगन थी, जैसे उससे बढ़कर कोई काम नहीं। बानो मजीद अपनी जुबान से गौर अफशानियां जाहिर करती जब वहां अहमद की कर्जदार आवाज गूंजी थी, जिस पर डर से बानो की जुबान पर ताला ही लगा था। साथ ही जमीन पर बैठी बख्त भी सहमते अपनी चादर चेहरे पर डालते उठ खड़ी हुई थी। बानो, जुबान कम चलाया करो। जी जी साहब जी। जी। बानो की जुबान से अब मुश्किल अल्फाज निकले थे। बानो, एक कप ब्लैक कॉफी मेरे कमरे में पहुंचा दो, और सुनो, तुम अगर यहाँ रहना है तो बानो के साथ मिलकर बराबर का काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। अहमद एक साथ बानो और बख्त से रोबदार आवाज में मुखातिब होता वहां से निकलता चला गया था। पीछे बानोस की तरफ देखती नखवत से हंकार भरती सबसे पहले अब कॉफी बनाने लगी थी, जबकि बख्त आंखों में आंसू लिए चुपचाप सी एक बार फिर से जमीन पर बैठती अपना बचा खाना खाने लगी थी। लेकिन अब इस खाने को निगलना मुश्किल हो रहा था कि गले में आंसुओं का फंदा सा लगने लगा था, अटकने लगा था कि जैसे इज्जत भरी जिंदगी और ठिकाना उसे कहीं और मुयस्सर नहीं था इस भरी दुनिया में। वो किसी के लिए भी अहमियत की हामिल नहीं थी, वो सबके लिए बस अपने अपने मतलब का सामान रही थी, और इस्तेमाल करने की चीज। तो इस्तेमाल करने के बाद चीजों को ऐसे ही सब अपनी अपनी जिंदगियों से निकाल देते हैं। बानो जैसे ही कॉफी लेकर किचन से निकली, पीछे पीछे घुट घुट कर आंसू बहाती वक्त अब बकायदा हिचकियों से रोने लगी थी, मगर उसे कोई तसल्ली देने वाला और चुप करवाने वाला नहीं था। दोपहर ढलते सूरज की तपिश में कमी वाकया होने लगी तो तबरेज ने भी वापसी की ठानी थी। जब वो अपने कमरे से निकलता नीचे आया तो मलाइका और मलिका भी तैयार अहमद के पास खड़ी थी। मलाइका को अपने साथ वापस जाते देखकर तबरेज का दिल खुशगवार हुआ था। वो सब अहमद से मिलते मिलाते बाहर की जानिब खड़े थे। मलाइका और मलिका आगे थी और तबरेज अहमद के साथ कुछ कदम पीछे उससे कुछ बातें डिस्कस करता आ रहा था। भाई कर कब का आएंगे? हाँ, बहुत याद करती हैं आपको। तबरेज ने एक बगौर नजर अपने खूबरू से भाई पर डाली थी, जो आज कुछ ज्यादा ही संजीदा लग रहा था। मामा से कहो ना कि वो कुछ दिन यहाँ मेरे पास आकर रहने ले जाए। मुझे वैसे भी इनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। माँ के जिक्र पर अहमद के चेहरे पर गम के तासुरात छाए थे। भाई, कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर करें ना। तबरेज ने, कोई मसला नहीं है, तुम लोग जल्दी से निकलो, और हाँ, पहुंचकर मुझे फोन कर देना। अहमद ने कुछ बताने की बजाय बात बदल डाली थी। भाई, अगर आप भूल नहीं रहे तो आपको बता दूं कि वहां आपकी एक अदद फियांसी पाई जाती है, कभी उसकी भी खैर खबर ले लिया करें। तबरेज ने उसे कुछ जताना चाहा था, जबकि उसके जिक्र पर अहमद के चेहरे के तासुरात पहले से भी ज्यादा स्पॉट हुए थे। मुझे ये सब पसंद नहीं, अल्लाह हाफिज, मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। अहमद तबरेज की खोजती नजरों से तंग आते एक बार उसे खुद से लगाते वहां से चला गया था। तबरेज की पुरसोच निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो लोग गाड़ी के नजदीक पहुंचे, मलिका अपने सर पर हाथ मारती पलटी थी। आप लोग बैठो, मैं अपना सेलफोन कमरे में ही भूल आई हूँ, अभी लेकर आई। मलाइका तबरेज को यकसर नजरअंदाज करती गाड़ी के दरवाजे के साथ लगी खड़ी इधर उधर देखने में मसरूफ थी। जब तबरेज उसका चेहरा आंखों में भरते अपना एक हाथ गाड़ी पर रखते, वो उसके नजदीक हुआ था। मलाइका जो अपने ख्यालों में गुम थी, चौंकते हुए उसकी तरफ मतवज्जो हुई, और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। मलाइका की नजर तबरेज के गाड़ी पर रखे मजबूत हाथ से होती बाजू से चेहरे और फिर सीने पर आकर रुकी थी। वो इस वक्त पैंट शर्ट ड्रेस में था, और उसके वजूद के साथ चिपकी शर्ट उसके वर्जिशी वजूद को अच्छे से जाहिर कर रही थी, और इसकी ये मजबूती साबित करती थी कि वो हर मुश्किल वक्त में उसके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हर मुश्किल को खुद पर बर्दाश्त करने का हौसला रखता था। और उसकी आंखों से छलकते जज्बात तो जैसे उस पर जान मारने को भी तैयार थे। तुम्हारी जुदाई में अच्छी बॉडी बना ली है ना मैंने? तबरेज ने उसके झुकते आंखों में शोखी लिए पूछा था। वो इस वक्त इसके चौड़े वजूद के सामने छुप सी गई थी। पता नहीं, मलाइका ने सटपटाते हुए उसके हिसार से निकलना चाहा था, लेकिन तबरेज जल्दी से अपना दूसरा हाथ भी गाड़ी पर रखते उसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर गया था। तुम तो जाना नहीं चाहती थी, अब ये कर्म नवाजी कैसे?
चूंकि वो पहले साफ इनकार कर चुकी थी तो इसीलिए उसके साथ चलने पर हैरान था। फुप्पो की कॉल आई थी, तो बस इसीलिए साथ चल रही हूँ। किसी खुश फहमी में मुब्तला ना होना। और हटो पीछे, हर वक्त का ठर्क झाड़ना अच्छा नहीं होता। मलिका भी आने वाली होगी। मलाइका ने कहते उसका बाजू दूर करना चाहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ तो उसने जवाबन उसे घूरा था। लेकिन इसे अपने चेहरे पर नजरें टिकाए कुछ खोजते पाकर मलाइका की रंगत सफेद सी पड़ने लगी थी। तबरेज, मलाइका कुछ कहती, इससे पहले ही तबरेज उसकी बात काट गया था। अब भी मोहब्बत करती हो ना मुझसे? तबरेज उसके कान के पास झुका बोला था। आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। उसकी सरगोशी और नजदीकी पर मलाइका की जान मुश्किल में फंसी थी। उसने बेसाख्ता मलिका के आ जाने की दुआ की थी। ओह हेलो बर्ड्स, बाकी का घर जाकर कंटिन्यू कर लेना, अभी चले? ताबी भाई, ब्रो कह रहे हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स की गाड़ी भी साथ जाएगी। मलिका ने वहां आते जोरदार आवाज में अपनी तरफ मतवज्जो किया तो तबरेज मुंह बिगाड़ते जरा सा पीछे हटा। तो मलाइका जल्दी से गाड़ी की दूसरी समत चली गई थी। मैं कोई ड्राइवर नहीं बन रहा, तो मलाइका तुम फ्रंट सीट पर बैठोगी। तबरेज मलाइका का नाम बिगाड़ते लगा, फिर लेकिन उसकी घूरी पर सीधा नाम ले गया था। मैं नहीं बैठ रही। मलाइका ने पीछे का डोर खोला था। कोई नहीं, मैं अपने इन बाजों में उठाकर तुम्हें इस सीट पर ले आऊंगा। आखिर कोई इतनी बॉडी बनाने का कोई फायदा तो हो। तबरेज ने बोलते साथ अपने कदम भी मलाइका की सिमत बढ़ाए तो वो जो अकड़ दिखा रही थी मिनटों में फ्रंट डोर खोलती गाड़ी में बैठी थी। उसकी तेजी पर तबरेज और मलिका दोनों का कहका बुलंद हुआ था, जिससे मलाइका खफत का शिकार हुई थी। ड्राइविंग सीट संभालते हुए भी तबरेज के चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मलाइका तपी थी। खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे ऐसी कोई धमकी दी या फिर मेरे नजदीक आने की कोशिश की तो, समझे? मलाइका ने अपनी उंगली उठाते उसे वार्न करना चाहा था। समझ गया मेरी मक्खन मलाई। तबरेज उसका हाथ पकड़ते उसकी उठी उंगली को अपने होंठों में दबाते उसे आंख विंक करते हुए बोला था, जबकि तबरेज की इस हरकत पर मलाइका के जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर से मटाया था। वो इस कदर बौखलाहट का शिकार हुई कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। तुम बदतमीज लोफर ठरकी बन गए हो। जैसे ही तबरेज ने उसका हाथ और उंगली आजाद की, मलाइका ने उसके बाजू पर जोर से थप्पड़ मारती और राई थी, जिस पर तबरेज मुसलसल हंस रहा था। क्या कर रही हो जारिम लड़की? गाड़ी अभी सामने दीवार से टकरा जाती। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने पर तबरेज ने एक हाथ से मलाइका के हाथों को काबू किया था। पीछे बैठी मलिका अपनी सीट के दरमियान में बैठी, दोनों हाथ अपने चेहरे के इर्द गिर्द रखे, दिलचस्पी से इन्हें एक दूसरे से उलझते देख रही थी। छोड़ो मेरे हाथ और इसी गाड़ी को रोको, इसी वक्त। मुझे पीछे जाना है, मलाइका ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अच्छा हाथ छोड़ रहा हूं और अब कुछ नहीं कहूंगा। चुप करके इधर ही बैठी रहो। तबरेज ने उसे बिगड़ते देखकर शराफत का मुजाहरा किया तो अपने हाथ खींच दी, फिर से खिसकती परे को डोर के साथ चिपकते बैठकर अपना रुख मोड़ भी गई थी। इतना मजा आ रहा था, आप कुछ देर और कंटिन्यू रख सकते थे, मलिका ने हंसते हुए कहा तो तबरेज भी मुस्कुरा दिया था। अगर थोड़ी देर और जारी रखते तो फिर लाजमी एक्सीडेंट हो जाना था, तबरेज ने कहते साथ म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया था। हेजल और आयशा इस वक्त आखिरी लेक्चर लेकर क्लास से बाहर आती कैंटीन की तरफ जा रही थी। जब आयशा ने पूछा, तुम्हारी जॉब ठीक जा रही है, कोई मसला तो नहीं हुआ? आयशा ने हेजल के चेहरे पर नजर रखते पूछा था, जिस पर अब 2 दिन बाद ही जॉब के हवाले से कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं दी थी। हाँ ठीक जा रही है, कोई मसला नहीं हुआ, हेजल ने एक टेबल के पास रुकते कुछ खोए खोए से अंदाज में कहा था, क्योंकि शावेज का रवैया उसके लिए मुसलसल परेशानी का बायस बन रहा था। मुझे तो लग रहा, आयशा ने जांचते लहजे में कहा था। तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? और जो कुछ भी लग रहा है ना, बस वहम है तुम्हारा। जल्दी करो, कुछ लेकर आओ, मुझे निकलना है। हेजल ने जल्दी से कहते अपनी घड़ी में वक्त देखा था। तुम्हें कुछ चाहिए? आज मेरे मामा के साथ बाजार जाने का प्लान है, आयशा ने दोबारा से उसके पास बैठते पूछा था। नहीं यार थैंक्स, इस मंथ की सैलरी के बाद ही बाजार का चक्कर लगाऊंगी। हेजल ने प्यार से अपनी इकलौती दोस्त को देखा था। आयशा भी एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन एक तो वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और दूसरा उसके अब्बू दुबई में पिछले काफी अरसे से काम कर रहे थे, तो इनका काफी अच्छे से गुजर बसर हो रहा था। हेजल ने कॉलेज से बाहर आते ही टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाई थी, लेकिन आज कॉलेज के नजदीक कोई भी टैक्सी नहीं खड़ी थी, जिसकी वजह से वो तेज तेज कदम उठाती आगे की जानिब चल दी कि शायद आगे से कोई टैक्सी मिल जाए उसे। देर हो जाने के डर से दिल भी धक धक कर रहा था। कुछ कल शावेज का गुस्से से भरा रवैया भी उसे डरा रहा था, लेकिन आज को उसकी किस्मत ही जैसे खराब थी, जो कोई टैक्सी मिलके ही नहीं दे रही थी। उफ अल्लाह, कहाँ फंसाया? हेजल ने आसमान की तरफ चेहरा करते हुए बोला था, जब इसी वक्त उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी थी। मिस हेजल, अल्लाह से राजो न्याज हो गए हों तो आ जाए, मैं भी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ। इब्राहिम ने हेजल की साइड का डोर का शीशा नीचे करते ऑफर की थी। नो सर थैंक्स, मैं चली जाऊंगी।
ابھی کوئی ٹیکسی مل جائے گی، ہیزل شرمندہ ہوتے ہوئے ہلکے سے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ آ جائیں مس ہیزل، آپ مجھے اپنا سر نہیں بلکہ بڑا بھائی سمجھ کر بیٹھ جائیں، پلیز تکلف نہیں کریں۔ ابراہیم کے نرم اور لہجے اور الفاظ پر ہیزل جذباتی ہونے لگی تھی، لیکن پھر خود پر کنٹرول کرتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ تھینکس سر، ورنہ آج لازمن دیر ہو جاتی۔ ہیزل نے شکریہ ادا کرتے اپنا بیگ اپنی گود میں رکھا تھا۔ تو بتائیں جاب اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ابراہیم نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیزل پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن پھر اپنی خشک ہوتے ہونٹوں پر ترس کھاتی بوتل پکڑ گئی تھی۔ دونوں ہی ابھی تو بیسٹ ہے۔ کسی سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہیں آپ۔ ابراہیم نے اس کی چھوٹی سی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی تھی۔ مس ہیزل، آپ نے کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں، کہاں رہتی ہیں آپ اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ ابراہیم نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اگر دل کرے تو جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ ہیزل کو چپ دیکھ کر ابراہیم نے جلدی سے کہا تھا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، تو گھر والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور یتیم ہوں۔ ہیزل نے بڑی ہمت سے بغیر لڑکھڑاتے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھنا اس کے لیے ہمیشہ سے مشکل رہا تھا۔ پھر تو آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے مس ہیزل کہ آپ اپنی بلبوتے پر ہی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ویل ڈن۔ ہیزل کی مختصر سی کہانی پر کچھ پل کو ابراہیم کو خاموش کر گئی تھی۔ اسے یہ سب سنتے ہیزل کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ تھینک یو سر۔ ہیزل نے ابراہیم کے الفاظ پر اپنی جھکی نظریں اٹھائی تھی۔ آج ابراہیم کو دیکھتے دل میں بے ساختہ حسرت سی جاگی تھی کہ کوئی تو اس دنیا میں اس کا اپنا ہوتا، کوئی خون کا رشتہ جس کے ہوتے باہری دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتی تھی وہ۔ چلے آ جائیں۔ آفس کی عمارت آنے پر ابراہیم گاڑی روکتے ہوئے بولا تھا۔ سر آپ جائیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ ہیزل کی بات پر ابراہیم کچھ پل کو رکا، پھر اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتا بغیر کچھ کہے چلا گیا تھا۔ ہیزل شاویز اور کچھ باقی ورکرز کی وجہ سے یہ احتیاط کر گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ شاویز اپنے روم کی ونڈو سے اسے ابراہیم کی گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ ہیزل نے اپنے ٹیبل تک جاتے آج پہلے خوش اخلاقی سے وہاں موجود ورکرز کو سلام کیا تھا، جس پر وہ کچھ حیران ہوتے جواب دے گئے تھے۔ ہیزل اپنے ٹف ٹائم ٹیبل کی وجہ سے اپنے یہاں کے کولیگز سے ابھی ناواقف ہی تھی، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لاپرواہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتی اپنے ٹیبل پر اپنا کام تلاش کر رہی تھی جب کریڈل پر رکھا فون کی بیل بجی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ہیزل نے فون کان سے لگاتے سنجیدگی سے سلام کیا تھا۔ مس ہیزل، فوری میرے آفس میں آئیں۔ شاویز اپنی بات کہتا فون رکھ گیا تھا تو ہیزل کے چہرے کی سنجیدگی مزید بڑھی تھی۔ ہیزل نے ایک بار پھر وہاں موجود سب ورکرز پر ایک نظر ڈالی جو سب مطمئن سے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور پھر بے ساختہ اس کے دل میں یہ سوچ آئی تھی کہ اے کاش وہ بھی ان عام ورکرز کی طرح ہوتی جو شاویز کے لیے سب عام ہی ہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی سست روی سے شاویز کے آفس کی طرف چل دی تھی کہ شاویز کا آرڈر مانے بغیر بھی گزارا نہیں تھا۔ جی سر، کوئی کام تھا؟ ہیزل اجازت لیتی کمرے میں داخل ہو کر شاویز کے سامنے ٹیبل کے پاس جا کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ شاویز آج تھوڑا پرسکون حالت میں تھا، شاید جان گیا تھا سامنے کھڑی معصوم سی جان کو مشکل میں ڈالتے یا پھر تنگ کرتے وہ خود مشکل میں آ جاتا ہے، اسی لیے آج پھر سے اس کی آنکھوں میں ہیزل کے لیے نرمی لوٹ آئی تھی۔ وہ اب ہیزل کو تکتے اپنی بات بھول گیا تھا۔ آپ آج آفس کس کے ساتھ آئی ہیں؟ بالآخر کچھ پل بعد شاویز کو ہیزل کو اپنے روم میں بلانے کا مقصد یاد آیا تو بول پڑا۔ اس سوال پر ہیزل نے حیران و پریشان ہوتے شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر، میں آج ابراہیم سر کے ساتھ آئی تھی۔ میں تو ٹیکسی میں ہی آنے والی تھی، لیکن آج ٹیکسی نہیں مل رہی تھی کہ سر آ گئے، انہوں نے مجھے لفٹ کی آفر کی تو میں نے جلدی سے انکار کر دیا کہ ایسے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے اور پھر دیر بھی ہو رہی تھی تو میں ان کے ساتھ آ گئی۔ ہیزل جو اپنی صفائی میں بولنے کے لیے الفاظ تھوڑی سی بلند کر گئی تھی آواز اپنی، بات کے اینڈ تک اس کا لیول والیوم خود بخود کم ہوتا چلا گیا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہیزل نے شاویز کے غصے سے پہلے ہی معافی مانگتے خود کی عقل کو سراہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی جھکی نظر اوپر شاویز کو اپنی چیئر سے اٹھتے اور پھر اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔